तो चलिए बच्चों बात करते हैं प्लानिंग की, फटाफट से चैप्टर को कवर कर लेते हैं। प्लानिंग क्या है बेटा, पहले कंसेप्ट देखते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कैसे भाई क्या करना है और कैसे करना है। इसके वैसे बेसिकली 4 क्वेश्चन होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। इसमें आता है बेटा डायरेक्शन देता है हमें, प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है उसको कम कर देती है। प्रमोट इनोवेशन आइडियाज, हमें नए नए आइडियाज देती है, इनोवेटिव आइडियाज देती है। एंड फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग के बेसिस पे हम डिसीजन ले पाते हैं। ओके, फिर आता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है कि भाई किस लेवल पे काम होना चाहिए, कितनी कॉस्ट पे, कितने टाइम में। ठीक है, हर तरीके से हम ये स्टैंडर्ड सेट करके हमें देती है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग में हम पहले ही सोच लेते हैं कि भाई कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होती और जो एक्टिविटीज होती हैं वो वेस्टफुल नहीं होती है, उससे नुकसान नहीं होता। हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो। फिर बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस की। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, भाई रिजिडिटी आती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करती। इससे क्रिएटिविटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है बेटा ये। और साथ ही साथ मैं बोलूँ कि प्लानिंग प्रोवाइड ओनली बेस फॉर सक्सेस बट इट इज नॉट अ गारंटी, भाई गारंटी नहीं देती सक्सेस की। ओके, एंड इसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी आ जाती है। फिर वही हम बात करते हैं फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या है बेटा, तो ये हमें गोल अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करती है, वहां पे हमारा फोकस कराती है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन बेटा, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। परवेसिव है, यानी हर जगह पे प्लानिंग होती ही होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा, हमें प्लान्स बार बार चेंज करने पड़ सकते हैं क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक इन्वायरमेंट है। तो जैसे ही कोई चेंज आएगा तो हमें अपनी प्लानिंग को भी साथ साथ एक हद तक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है, यानी आगे के बारे में बात करती है। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, भाई प्लानिंग से हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। ये 4 क्वेश्चन, ये सब डिसीजन मेकिंग ही तो है। और बेटा ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी सोच समझ के करा जाता है सब कुछ जो भी किया जाता है, ऐसे तुक्के में काम नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, फीचर्स भी हो गए। तो बेटा ये डन, ये डन, ये भी डन। ओके, डन डन डन। अब बात करते हैं बेटा प्लानिंग प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस में पहले क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फिर डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब क्या बेटा, प्रेमाइसिस मतलब अजम्पशन क्रिएट करना है किन बेसिस पे हमें क्या चीज अचीव होने वाली है। फिर जो भी हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे और उसको करने के क्या क्या अल्टरनेटिव विकल्प है। ठीक, अब इन जो अलग अलग विकल्प हैं उनको इवेल्युएट करेंगे कि किससे कितनी कॉस्ट आएगी, कौन हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, और उनमें से एक को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव। फिर बेटा जो हमने सिलेक्ट किया उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लास्ट में आएगा बेटा फॉलोअप। प्रोसेस याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी, अब बचता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान। 2 तरह के प्लान है बेटा, एक है सिंगल यूज प्लान, एक है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान यानी एक बार यूज होगा फिर दोबारा हमें उस प्लान को बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेवलप फॉर अ वन टाइम, एक बार के लिए बनाना पड़ता है। प्रोग्राम होता है, बजट होता है। दीज आउटलाइन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी, बेटा प्रोग्राम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज और प्रोसीजर के बारे में आउटलाइन दी होती है। बजट क्या होता है बेटा, ये एक एस्टिमेशन होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, बेसिकली एक न्यूमेरिकल प्लान होता है। क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल प्लान होता है। फिर बात करते हैं बेटा स्टैंडिंग प्लान की। यहाँ पे क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव आता है, स्ट्रेटजीज आती है, पॉलिसीज आती है, प्रोसीजर आता है, मेथड आता है और रूल्स आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, दीज आर एंड्स। ठीक है, ये एंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव के लिए कीवर्ड क्या है बेटा, एंड पॉइंट। ओके, स्ट्रेटजीज के लिए की पॉइंट क्या है बेटा, ये इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन स्कोप इन द लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्यूचर डिसीजन लेने में मदद मिलती है, हमें बताता है, डिफाइन करके बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी। पॉलिसीज क्या है बेटा, पॉलिसीज हैं जनरल स्टेटमेंट और गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या है बेटा, प्रोसीजर रूटीन स्टेप के लिए, दीज आर रूटीन स्टेप टू ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज के, कैसे कैसे एक्टिविटीज हम करेंगे। एंड फिर आता है बेटा मेथड। मेथड क्या है बेटा, प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड वे, ये एक तरीका है। ठीक है, या फिर एक मैनर है जिसमें हम किसी काम को कर रहे हैं। और रूल क्या है बेटा, रूल क्या होता है बेटा, दे इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल रिजिड होते हैं। पॉलिसीज इसके कंपैरिजन में बेटा थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन रूल्स क्या होते हैं बेटा, रिजिड होते हैं। तो ये बेटा आपका पूरा प्लानिंग चैप्टर फटाफट हमने चकाचक एकदम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बेटा, जो भी एक्टिविटीज है उनको डिफाइन कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, और भाई लोगों के अंदर अथॉरिटी यानी किसके पास कितनी पावर होगी वो पूरा स्ट्रक्चर बना करके दे रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा, ये डन हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या बेटा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं यानी आप काम को डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग लोगों से करा रहे हैं, एक इंसान एक ही एक्टिविटी कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन मिलेगी ही मिलेगी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, सबको पता है किसको क्या काम करना है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्लियर हो रहे हैं कि भाई
कोई नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी, ये सारी चीजें हमने प्लानिंग में भी पढ़ी थी, ठीक। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम एक स्ट्रक्चर में काम करेंगे तो भाई वो इफेक्टिवली काम भी कर पाएगा। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बारे में बात होती है, डेवलपमेंट और पर्सनल के बारे में बात होती है, और अडेप्शन टू चेंज, ठीक है, हम अडेप्ट भी कर पाते हैं कोई भी चेंज आता है तो। फिर बात करते हैं बेटा किसकी, ये भी डन हो गया। अब बात करते हैं बेटा डेलीगेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर की। डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेलीगेशन में सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। डेलीगेशन है क्या? डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को पावर देता है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, और भाई सिंपल सी बात है, सुपीरियर के पास ज्यादा पावर होती है नहीं, जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड्स, डेलीगेशन क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके एलिमेंट की। डेलीगेशन के एलिमेंट क्या होता है बेटा? अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और अकाउंटेबिलिटी होता है। अथॉरिटी का मतलब बेटा राइट यानी पावर, डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब असाइंड जॉब यानी जो भी ऑब्लिगेशन है। ओके, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? आंसरेबिलिटी, कि जो भी किसी भी इंसान को हमने काम दिया और उसको करने की अथॉरिटी दी, डिसीजन मेकिंग पावर दी, तो उसके बाद वो अकाउंटेबल हो जाएगा, भाई तू बता तूने काम क्यों नहीं किया, ठीक है, हो गया बेटा डन। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस की। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है बेटा इससे। क्यों इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है? कि जो सबऑर्डिनेट होता है उसको मोटिवेशन मिलता है, वो काम करता है, और जो सुपीरियर होता है उसका वर्कलोड कम हो जाता है, वो क्विक डिसीजन और अच्छे डिसीजन ले पाता है, ठीक है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसकी लाइन का नहीं है और उसको नया कुछ सीखने को मिलता है। मोटिवेशन, और भाई मैंने ये बता दिया, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉइज। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, और भाई जब क्विक डिसीजन होते हैं, अच्छे डिसीजन होते हैं, तो बेटा अच्छा क्या होता है, ग्रोथ हो पाती है। और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, और यहाँ पे बेटा हायरार्की की बात आती है क्योंकि जो मैं अगर सुपीरियर हूं तो मैं अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे सकता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हायरार्की के बेसिस पे सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मीनिंग डन हो गई, डेलीगेशन के एलिमेंट डन हो गए, और इंपॉर्टेंस भी डन हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या? पहले आइडेंटिफाई करो और उस काम को तोड़ दो, पहले काम को देखो, पहचानो और तोड़ दो। फिर बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो भी आपने काम तोड़े उनके डिपार्टमेंट बना दो, जैसे सेल्स होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, अकाउंट फाइनेंस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ये सारे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। फिर इनको ड्यूटीज दे दो, उनका काम बता दो कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। उसके बाद क्या होगा? फिर हमें एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, ठीक है। तो ये बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गई। ओके, अब यहां पर ये भी डन हो गया। बचा क्या बेटा? हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन बचा है, और बचा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन बेटा डेलीगेशन के पिताजी हैं, यानी बड़े लेवल पे जब डेलीगेशन करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर हम डेलीगेशन करते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल, कि भाई हम सिस्टमैटिक एफर्ट कर रहे हैं कि सबको जो लोएस्ट लेवल तक, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सके बेटा? हम अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर लोगों को दे सके जितना जरूरी है, ठीक है। ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट, सारी अथॉरिटी हम देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सिवाय उसके जो भाई एक सेंट्रल यानी एक मेन टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक मेन की पर्सन के पास होनी चाहिए, उसके अलावा हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हम वो अथॉरिटी देते हैं कि तुम रख लो। मेन बेटा टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होती है, की पर्संस जो होते हैं उनके पास होती है, ठीक है। ये भी डन हो गया, मीनिंग ये रहा। ओके, फिर क्या बेटा? इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे ग्रोथ होती है बेटा। इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि हर इंसान के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो उसको हर चीज के लिए अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, क्विक डिसीजन होता है, क्विक एक्शन होता है, और जल्दी से हमारा काम हो पाता है, ठीक है। गिव रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ही तो अपनी अथॉरिटी दे रहा है, तो उसको भी भाई रिलीफ मिलता है, क्योंकि बाकी काम अब लोग अपने आप कर रहे हैं, हर बार उनके ऊपर सारे काम नहीं आते। फिर इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग, जो कि मैं बता चुका हूं। इट हेल्प्स मैनेजरियल टैलेंट टू फ्यूचर, भाई फ्यूचर, अब जो जिनको मैंने अथॉरिटी दी कि भाई तुम डिसीजन लो, अब वो अपने अंदर थोड़े थोड़े से मैनेजर बन गए हैं, ठीक है। तो उनके अंदर फ्यूचर में मैनेजरियल टैलेंट बन रहा है, क्या बेटा? मैनेजरियल टैलेंट बन रहा है। बेटर कंट्रोल हो पाता है अगर हम सही हद तक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, सही अथॉरिटी देते हैं, सारी नहीं देनी है, ये भी बात ध्यान रखना। ओके, एंड डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट भी बेटा पहल करते हैं और प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये भी डन हो गया बेटा। लास्ट टॉपिक बचता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला आता है फंक्शनल और डिविजनल, ठीक है। फंक्शनल, जब फंक्शन के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं, जैसे सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, तो अलग अलग ये डिपार्टमेंट बन रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो ये क्या बेटा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा कब बनती है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जब दो अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और उन दोनों को बनाने की टेक्नोलॉजी अलग होती है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, यानी प्रोडक्ट की लाइंस अलग हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली डिविजनल स्ट्रक्चर वो
ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है, लेकिन ये लार्जर होती है, मतलब बड़ी से बड़ी, ठीक है, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है डिविजनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, बात समझ में आ गई, ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके जी। अब बेटा दो तरह के और हैं बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही है जो बेटा ऑर्गेनाइजिंग करना चाह रही है, यानी वो जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रही है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, वो है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब। बेटा यहाँ पे वेल डिफाइंड जॉब है, ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, सबको भाई हर इंसान को उसके पोस्ट के हिसाब से अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अकाउंटेबिलिटी दी गई है। फिर बेटा इनफॉर्मल क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन। जैसे भाई ऑफिस के अंदर भाई कौन बॉस है कौन क्या है वो तो अलग है, लेकिन आपस में दोस्ती भी तो हो जाती है कॉलिग्स के अंदर। तो ये बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है नेचुरली, ठीक है, अपने आप ही हुआ है, ठीक है। तो ये इनकी सोशल नीड भी फुलफिल करता है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हो गया। आई होप आपको मजा आ गया होगा। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब स्टाफिंग पढ़ते हैं, बहुत ही फैला हुआ चैप्टर, तो चलिए देखकर मजा आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्या मतलब है बेटा स्टाफिंग का? स्टाफिंग का मतलब है मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर जो पोस्ट क्रिएट करी, उस पोस्ट को भरना और उसको भरे रहने देना कि भाई खाली ना हो वो पोस्ट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई इसकी मीनिंग, मतलब इसकी मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं बेटा इसके इंपॉर्टेंस की कि भाई स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये क्या करता है बेटा, डिस्कवर करता है, ये ऑब्टेन करता है कॉम्पिटेंट पर्सनल, ढूंढेगा और बेटा हासिल कर लेगा, अपने बिजनेस में ले आएगा एक कॉम्पिटेंट यानी जो बहुत ही स्किलफुल एम्प्लॉय है। हायर परफॉर्मेंस है बेटा, इससे हायर परफॉर्मेंस होती है कंपनी की, क्योंकि अगर अच्छा इंसान, अच्छा एम्प्लॉय अगर वो ले आते हैं, उसको हायर कर लेते हैं, उसको जॉब दे देते हैं। फिर बेटा कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। और भाई सिंपल सी बात है कि अगर भाई पोस्ट फिल्ड रहेंगी और अच्छे लोग हम हासिल कर पाएंगे, अपने बिजनेस में ला पाएंगे, उनको जॉब दे पाएंगे, तो हमारी इंटरप्राइज की खुद की ग्रोथ होगी, सर्वाइवल हमारा अच्छा हो पाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे जॉब सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। तो ये भाई मीनिंग डन हो गई और इंपॉर्टेंस डन हो गई। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है बेटा? सबसे पहले तो हमें ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, और फिर उनको रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट क्या होता है अभी देखते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होती है। फिर उनका सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, और प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होती है, एंड कंपनसेशन होती है। सर सिलेक्शन के बाद यहां तक तो हमें लग रहा था कि इतना ही होता है स्टाफिंग। नहीं बेटा, सिलेक्शन हो गया, उसको समझाया भाई तेरे को करना क्या है, कहां पे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में, फिर उसको ट्रेनिंग भी देना ताकि वो इतना स्किलफुल हो जाए कि छोड़ के ना जाए। अब मान लो आपको कोई चीज सिखाई ना जाए और आप करने बैठो और आपसे होना, फिर आपका मन क्या होगा, अरे भाई छोड़ो मैं कुछ और देखता हूं, मैं कुछ और काम करता हूं। आ रही है बात समझ में? परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर उसका भाई जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसको अप्रेजल मिलता है, यानी उसका इंक्रीमेंट होता है, उसको बोनस वगैरह मिलते हैं, उसके सैलरी बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी वो टिका हुआ रहता है। तो यानी हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि जॉब पे रखना, जॉब पे रख लिया उसके बाद वो हमारे साथ ही रहे, वो सारी प्रोसेस बेटा स्टाफिंग की होती है, ठीक है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसको भाई हम नए नए स्किल सिखा रहे हैं हमारे जॉब, मतलब हमारे कंपनी में जॉब करते करते, एंड कंपनसेशन वगैरह जो भी हम उसको पे करनी है, वेदर जब वो काम कर रहा है, जब वो रिटायर हो रहा है तब तक की, ठीक है। तो ये बेटा स्टाफिंग की प्रोसेस में आया था। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अभी पढ़ना है। रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम ढूंढते हैं कैंडिडेट जॉब के लिए, ठीक है, सुटेबल कैंडिडेट जो हमारी जॉब के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, यानी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी जो इंप्लॉइज हैं उन्हीं को बेटा दूसरी जॉब्स दे सकते हैं। इसका बेटा एग्जांपल क्या होता है? ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब क्या? एक लोअर लेवल रैंक के इंप्लॉय को एक हायर लेवल, यानी उससे अपर लेवल का जो रैंक है वो दे देना, चपरासी को महाचपरासी बना देना, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लासेस में दिया। ट्रांसफर मतलब भाई जहां पर जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं उसको वहां से निकाल करके जिस डिपार्टमेंट में कम लोग हैं वहां पे भेज देना। तो ये बेटा रिक्रूटमेंट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट है। इसके फायदे होते हैं बेटा, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो खुश रहते हैं, भाई प्रमोशन हो गया, खुश नहीं होगा क्या? सिंपल प्रोसेस रहती है क्योंकि हम इन लोगों को ऑलरेडी जानते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है। डू नॉट नीड मच ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग भी इतनी नहीं देनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी हमारे बिजनेस में है, इनको पता है हमारा बिजनेस काम कैसे करता है, ठीक है। शिफ्टिंग सरप्लस एंड वर्कफोर्स, भाई सरप्लस वर्कफोर्स जहां पे ज्यादा लोग हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनको उठा करके दूसरी जगह कर लेते हैं, तो बेटा ये बैलेंस सही मेंटेन करके रखते हैं। एंड इकोनॉमिकल, भाई इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये मेरिट है।
इंटरनल रिक्रूटमेंट की। फिर बात करते हैं डीमेरिट की, कि इंटरनल रिक्रूटमेंट की डीमेरिट क्या है। ठीक है, नो इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, नया टैलेंट नहीं आ पाता बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, वही पुराने सड़े गले लोग होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर न्यू इंटरप्राइज, अब नई इंटरप्राइज के लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब पहली बार ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो वहां पर तो लोग है ही नहीं, अभी तो जॉब देंगे तब लोग आएंगे, तब वो पुराने होंगे, यानी कोई है ही नहीं। आज मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरे अंडर एम्प्लॉय नहीं है भाई, एम्प्लॉय जॉब दोगे तो होंगे ना। तो जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेटा इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। ठीक है, फिर बेटा क्या, लैक ऑफ कंपटीशन, जब हम इंटरनली ही ले आते हैं बेटा एम्प्लॉइज को, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होता भाई, तू है मैं हूं, हम ही घुमा फिरा के हम ही है इनके लिए, ये किसको बुला लेंगे बाहर से बुला नहीं रहे, इसलिए इनको कंपटीशन भी फील नहीं होता। ठीक है, फिर क्या बेटा, नॉट सुटेबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, भाई जब फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करना होता तो ये सुटेबल नहीं होता। अब आगे बढ़ता है बेटा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के ऊपर, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बेटा आप देखें टाइप्स क्या बेटा, तो वेब पब्लिशिंग होती है बेटा, वेबसाइट पे छाप देंगे भाई, लोगों की जरूरत है। एडवर्टीजमेंट हम टेलीविजन न्यूज़पेपर में करवाते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होते हैं, उनको बोल देते हैं भाई हमें लेबर की जरूरत है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, अब हमारे बिजनेस के अंदर ये लोग नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम कर रहा है वो किसी और को बोला मेरे मौसी का लड़का है उसको रख लो। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट, भाई कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज, और जो पास आउट होते हैं लोग उनको भाई प्लेसमेंट देते हैं। फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड प्लेसमेंट, भाई ये कुछ एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं भाई, लोगों उनके पास काफी सारे लोगों का डाटा होता है जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, कैजुअल कॉलर आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहां पर गवर्नमेंट के पास जाते हैं जो बेरोजगार लोग होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट होती है, और वहां पर जाकर के हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एम्प्लॉइज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं मेरिट की, तो बेटा वाइड चॉइस सबसे बड़ी बात, हमारे पास भाई हमारे बिजनेस के अंदर बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं पूरी दुनिया में कितनी बेरोजगारी, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें जॉब मिले, तो हमारे पास चॉइस भी ज्यादा होती है अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय को ले आने का। ठीक है, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल हमें मिल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होगी इनके अंदर, क्योंकि नई नई जॉब है तो भाई कॉम्पिटिशन देंगे जो एग्जिस्टिंग कंपनी में लोग हैं, और फ्रेश टैलेंट आता है। ठीक है, बात सिंपल है भाई, नई नई टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं। ओके, तो मेरिट भी हो गए। डीमेरिट के बारे में बात करते हैं। लेंथी प्रोसेस है बेटा, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि ये लोग पैसा भी लेते हैं। ठीक है, इश्तिहार छपवाना, एडवर्टीजमेंट करवाना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे लोग। ओके, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पहले से ही हमारे बिजनेस में है, उनको प्रमोशन मिल सकता था लेकिन हमने उनको प्रमोशन नहीं दिया, हमने बाहर से किसी इंसान को हायर कर लिया, उसको जॉब दे दी, तो वो डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी डन हो गया, डन 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 डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब देखते हैं किसको बेटा, हाँ ये देख लेते हैं। तो एक्टिविटीज परफॉर्म बाय HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो बेटा एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आपने सुना होगा HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, डेवलप करते हैं, कंपनसेशन प्लान कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी सैलरी दे रहे हैं, किसको कितना ओवर टाइम देना चाहिए, किसको कितना बोनस देना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलप करते हैं उनके करियर को। फिर मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, ठीक है, अच्छे लेबर रिलेशन मेंटेन करते हैं। ग्रीवियंस हैंडल, भाई ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, तो भाई जो भी इंप्लॉइज को दुख दर्द पीड़ा होगी, कंप्लेंट होगी, वो यही सुनेंगे। ओके, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देने का भी इनका काम होता है। ठीक है बेटा, ये भी डन हो गया। अब बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट में भर्ती सबने अप्लाई कर दिया, अब उनमें सिलेक्ट करना है बेटा, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या है बेटा, चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, तो रिक्रूटमेंट से हमारे पास प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आया, यानी जो भाई जिसको जॉब दी जा सकती है। अब इसमें से हम सिलेक्शन करें तो बेटा सिलेक्शन की प्रोसेस देख लो बेटा। पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, यानी हम एलिमिनेट करते हैं अनक्वालिफाइड अनफिट एप्लीकेंट्स को। ओके जी, फिर सिलेक्शन टेस्ट होते हैं बेटा टू मेजर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेंट, कि भाई उसमें वो क्वालिटी है भी है नहीं है जैसा हम इंसान चाह रहे हैं, तो उसके टेस्ट वगैरह, रिटन टेस्ट, जैसे किसी को टीचर बनना है अड्डा 24/7 में, तो बेटा उसका रिटन टेस्ट भी होगा, ताकि उससे पता चल सके कि भाई इस इंसान को वो सब्जेक्ट आता भी है या नहीं आता है। ओके बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज वगैरह होते हैं बेटा, जिससे हमें डेप्थ कन्वर्सेशन करके, इन डेप्थ कन्वर्सेशन करके चेक कर सकते हैं कि भाई एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी है या नहीं है। फिर बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, भाई पिछली कोई कंपनी है उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई ठीक ठाक इंसान है, गुंडा तो नहीं हम हायर कर रहे। सिलेक्शन डिसीजन, बाद में हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, भाई इसको कोई बीमारी तो नहीं, जॉब देने से पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, जॉब ऑफर करते हैं, फिर जब सब कुछ फाइनल हो जाता है फिर उसको जॉब लेटर ऑफर होता है, और एंड में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि भैया आ जाओ, हो गई बात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस हो चुकी है, डन। अब बेटा यहां से एक धारा निकल रही है, क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है,
तो बेटा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक पोर्शन आता है इसमें, ठीक है। नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, तो यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है बेटा, ये नॉलेज और स्किल के बारे में बात करते हैं, एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर टू द ऑर्गेनाइजेशन को बेटा ट्रेनिंग दे करके डेवलपमेंट, किसी इंप्लॉय के डेवलपमेंट करके ट्रेनिंग दे करके क्या मिलता है, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। भाई जब ट्रेनिंग दे देंगे तो उसके बाद वो अपना सही काम करेगा, बिना ट्रेनिंग दे काम करवाएंगे तो वही वेस्टेज कर देगा, कुछ खराब कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर बात करते हैं बेटा एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब मैं मान लो किसी कंपनी में जाता हूं, वहां पे मेरे को रख लेते हैं बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो अगर मैं बिना ट्रेनिंग लिए कुछ काम करूंगा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं जितना कर सकता हूं ट्रेनिंग लेने के बाद उससे भी बेटर कर पाऊंगा, मेरी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ठीक है। इक्विप फ्यूचर मैनेजर, और ऐसे भाई ऐसे लोगों को जब हम स्किल्स देते हैं वो फ्यूचर मैनेजर बन पाते हैं, ठीक है, आगे आने वाले लोगों को सिखा पाते हैं। फिर बेटा इंक्रीज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, यहाँ पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है, और ऑब्टेन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, और बेटा ऐसा इंसान जो ट्रेनिंग कर लेता है, डेवलपमेंट हो जाती है जिसकी, वो एनवायरमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर पाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के फायदे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस एक एम्प्लॉय के लिए क्या है, तो बेटा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाती हैं, क्योंकि अब वो बेटा ट्रेंड हो चुका है, तो भाई इंडस्ट्री में सबको पता चल चुका है ये बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इंक्रीज्ड मोरल एंड सेटिस्फैक्शन, और हम खुद में बेटा बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी डन हो गई ये वाली। अब आगे क्या बचा बेटा, हमारे पास ट्रेनिंग मेथड बचे। दो तरह के ट्रेनिंग मेथड होते हैं, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब पढ़ लेते पहले, तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बेटा पुटिंग ट्रेनी अंडर गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, तो बेटा जो भाई पहले से काम कर रहे हैं, जो भाई सिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो बेटा उनके अंडर उनको अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग में रखा जाता है, ठीक है। कोचिंग दी जाती है, सीनियर इंस्ट्रक्ट एंड गाइड एज अ कोच, सीनियर जो होते हैं गाइड करते हैं एज अ कोच, ओके। और इंटर्नशिप बेटा अलग अलग तरह की होती है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्टेड अलॉन्ग विद द एजुकेशनल कोर्सेज, तो अलग अलग एजुकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, उनको नॉलेज इंपार्ट की जाती है। और जॉब रोटेशन भी होती है बेटा, कि पहले तुम सेल्स डिपार्टमेंट में थे, चलो बेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वहां का स्वाद चखो, वहां पे भी सीखो। तो इससे भी बेटा क्या हो रहा है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते करते ट्रेनिंग मिल रही है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या बेटा, क्लासरूम लेक्चर, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज, अब यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ये मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं, जहां पर बेटा सेमिनार्स वगैरह ये अटेंड करके ये सीखते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने दिमाग में। फिल्म्स, ठीक है, रेलिवेंट वैल्यू विजुअल्स आर शॉन, बेटा बहुत सारी फिल्म्स दिखाई जाती है। मान लो कोई शेयर मार्केट वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड एजेंसी है, वो क्या करेगी बेटा, वो पहले दिखाएगी, ठीक है, हर्षद मेहता की स्टोरी दिखाएगी, ऐसी मूवीज दिखाएगी, तो यहाँ पे बेटा सीखने को मिल जाता है। केस स्टडीज बहुत सारी सिखाई जाएगी, भाई अलग अलग बिजनेस ने आज तक ऐसा कैसे कैसे किया है। कंप्यूटर मॉडलिंग सिखाई है, कंप्यूटर प्रोग्राम टू क्या बेटा, इमिटेट रियल लाइफ सिचुएशन, तो भाई कंप्यूटर से भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एंड लास्ट में आता है बेटा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या बेटा, प्री अरेंज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर फॉलोड, तो पहले से जो हमने एक डेमो लेक्चर, डेमो प्रोडक्शन या डेमो क्या कहते हैं मेथड बना दिए जाते हैं कि भाई ऐसा करके देखो, जब तुम जॉब करोगे तो ऐसा ही काम करना पड़ेगा, यानी डेमोस कराया जाता है, बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन, है ना। तो ये बेटा आपका स्टाफिंग का चैप्टर था, आई होप आपको मजा आया। और भाई देखो टाइम नहीं है, आपका एग्जाम है, तो फटाफट 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 हम हेडिंग्स और पॉइंटर्स याद करते हुए जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं डायरेक्टिंग, बहुत ही बड़ा चैप्टर, फिर से फैला हो चैप्टर एक और आ गया। तो बेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, क्या कर रहे हैं बेटा, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और काउंसलिंग दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं बेटा, लीडरशिप दे रहे हैं लोगों को, ताकि वो एक्शन ले सकें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो इनिशिएट एक्शन, इससे एक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी, बेटा ये इंटीग्रेटेड जो ग्रुप एक्टिविटी है उसको इंटीग्रेट करती है, एक कर देती है। फिर बेटा अटेम्प्ट्स टू गेट मिनिमम आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक एम्प्लॉय से, एक पर्सन से, एक इंडिविजुअल से मैक्सिमम आउटपुट लेने का दम रखती है बेटा डायरेक्टिंग, अगर सही तरीके से डायरेक्शन दी जाए तो। फिर क्या है, हेल्प्स टू इंप्लीमेंट चेंजेस, बेटा ये चेंजेस को इंप्लीमेंट करने में हमारी मदद करती है। एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखती है। फिर बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के भी खुद के प्रिंसिपल्स है बेटा, और खुद के क्या ही है बेटा, जो हमने पहले पढ़े वो कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड बेटा, यानी एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ही ऑर्डर देगा, एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर से एक टाइम में ऑर्डर लेगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैनेजरल कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनेजरल कम्युनिकेशन बेटा ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। फॉलो थ्रू
ठीक है, आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन, बेटा जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो फॉलो भी किया जाना चाहिए। लीडरशिप के बारे में बात की जाती है। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम डायरेक्टिंग के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी यूज करते हैं, यानी जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर नेचुरली बन जाता है उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बेटा एक सही, एक उपयुक्त, जो जहां पर डायरेक्शन जिस जगह देनी चाहिए वहां पे दी जाए। ठीक है, यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक, अच्छी अच्छी टेक्निक यूज की जाए लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को क्या करने बेटा, लीड करने के लिए, लीडरशिप की। ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स, ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल का मतलब क्या बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉय जो इंडिविजुअल्स हैं ये कितना अपनी तरफ से इनपुट दे पा रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। हार्मनी ऑब्जेक्टिव, बेटा इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हार्मनी, तालमेल बना रहे किसके बीच में बेटा, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। क्या बेटा, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, 4 तरह के एलिमेंट होते हैं बेटा, सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होती है, एंड लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 होते हैं। तो सुपरविजन पढ़ते हैं बेटा, सुपरविजन क्या है, ओवरसीइंग एम्प्लॉय एट वर्क, काम करते हुए एम्प्लॉय को देखते रहना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके फंक्शन, सुपरवाइजर का फंक्शन क्या होता है, मेंटेन रिलेशन विद वर्कर, क्योंकि वर्कर के सर पे चढ़ा रहता है तो इससे रिलेशन बना के रखता है। अच्छा, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन और एक लिंक बनाकर रखता है, क्योंकि अभी हम सुपरवाइजर की बात करें कहां पे आता है बेटा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो वो वर्कर से कनेक्टेड होता है और ये मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट से इसका लिंक बना करके रखता है। ठीक है, मेंटेन्स यूनिटी अमंग वर्कर, और यही बेटा वर्कर के बीच में एकता बनाकर रखता है। इंश्योर अचीवमेंट ऑफ टारगेट, और वर्कर के जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये मदद करता है। एनालिसिस करता है, परफॉर्मेंस ऑफ गिव्स फीडबैक, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालाइज करता है लोगों की और साथ साथ फीडबैक भी देता है कि भैया ये काम सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वाली बातें आती हैं। फिर बात करते हैं बेटा मोटिवेशन की। मोटिवेशन का एक प्रोसेस है जिससे स्टिमुलेट करते हैं बेटा, इंस्पायर करते हैं पीपल को कि लो भाई काम करो। ठीक है, लोगों के अंदर उत्तेजना जगाते हैं बेटा, उनके अंदर ऐसी भावनाएं जगाते हैं जिससे वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आती है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, मैस्लो ने बेटा आपको क्या बताया बेटा, साइकोलॉजिकल नीड बताई, जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है भाई, रोटी कपड़ा और मकान। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बताई, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, लोगों को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जिंदगी को ठीक करने के लिए। फिर सोशल नीड में बेटा फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, ये सारी बातें बताई जाती है। अफेक्शन बताया जाता है, लोगों को चाहिए प्यार करें लोग हमें, ठीक है, हमें अपना समझें। ये उसके तीसरे लेवल पे बेटा थी। फिर चौथे लेवल पे जो मैस्लो बोलते हैं, कहता है सेल्फ स्टीम की बेटा नीड आती है, जहां पर वो स्टेटस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचने लग जाता है। एंड पांचवा आता है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे वो ग्रोथ और सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में सोचता है। ओके, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंसेंटिव की। बेटा इंसेंटिव दे करके कि अगर भाई तुम काम करो तुम्हें भाई बोनस मिलेगा, तुम काम करो तुम्हें अवार्ड मिलेगा, ये क्या है बेटा, इंसेंटिव है। 2 तरह के होते हैं, एक बेटा फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं बेटा, यानी पे एंड अलाउंसेस, कि भाई मैंने तुम्हें भाई क्या करा, तुम भाई जॉब अगर हमारे पास करोगे तो तुम्हें 50,000 रुपए का रेंट लेने के लिए, मतलब एक घर तुम ले लो और उसका जो रेंट होगा 50,000 तक हम देंगे तुम्हें। तुम कैब कर लिया करो, कैब का खर्चा हम देंगे तुम्हें। तो ये अलाउंसेस उसको दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन अगर तुमने हमारे साथ ये काम करा तुम्हें और पैसा मिलेगा। ठीक है, और क्या बेटा बोनस के बारे में बात कीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग, कि तुमने भाई प्रॉफिट, कई बार एम्प्लॉय के साथ प्रॉफिट शेयर भी किए जाते हैं। स्टॉक ऑप्शन, ESOPs दिए जाते हैं बेटा, और रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन और EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब दिया जाता है। एंड लास्ट में बेटा पर्क्स दिए जाते हैं। पर्क्स क्या होता है सर, पर्क्स का मतलब होता है बेटा सीधे कैब ही दे दी, तुम्हें कार दे दी, तुम्हें कुक दे दिया कि ये तुम्हें खाना बना के खिलाएगा। आ रही बात समझ में, ये सारी चीजें होती है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जहां पे भाई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, यानी तुम्हारा स्टेटस बढ़ा दिया, ठीक है, स्टेटस बढ़ा दिया, चपरासी से महाचपरासी। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस बढ़ने से भाई इज्जत मिलती है लोगों के बीच में। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा कर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के भाई तुम एक स्पेशल इंसान हो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग करवाओगे, तो अरे वाह भाई इतने सारे एम्प्लॉय में से मुझे ही चुना गया, जो मैं मीटिंग में बैठता हूँ मालिक के लोगों के साथ, बड़ी बात है ना, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। फिर बड़ा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इनको एम्पावर करा जाता है कि भाई तुम भी भाई बहुत कुछ कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम करो, तुम्हारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन फलाना दिमाग, ऐसी बातें होती है। एम्प्लॉय को भाई रिकॉग्निशन मिलता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और ये वो जॉब सिक्योरिटी दी जाती है कि भाई तुम्हें क्या जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तुम बहुत सेफ हो, ये सारी चीजें। जॉब एनरिचमेंट है बेटा, करियर एडवांसमेंट है, अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को जो हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं दे रहे, तो इसलिए नॉन फाइनेंशियल है। आ रही है बात समझ में?
तो बेटा ये हो गया मोटिवेशन। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करना टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये गोल को अचीव करने के लिए तुम प्रभावित कर रहे हो। लीडर क्या करता है? प्रभावित कर रहा हो, और तुम क्या बन जाते हो? फॉलोवर बन जाते हो। ठीक है, तो सिंपल बात है बेटा। इंपॉर्टेंस इसकी देख लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंस क्या है? मेक्स पीपल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। भाई ये इन लीडरशिप क्या करती है बेटा? लोगों को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने में मदद करती है, कि भाई उनको इन्फ्लुएंस कर देती है कि तुम भाई हमारे साथ ही दोगे। ठीक है, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉइज। भाई इससे क्या होता है बेटा? कॉन्फिडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है एम्प्लॉइज को, क्योंकि उनको लगता है ये भाई हमारा लीडर है, हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गया ना। फिर बेटा क्लैरिफाइज एंड इंस्पायर टू एक्सेप्ट चेंजेस। और भाई जो लीडर बोलता है हम उसको वो जो चेंजेस ले रहा है कि आज से ये नहीं ये होगा, मान लेते हैं भाई, क्योंकि वो हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो करते हैं। और ये बात समझ में? मैनेजेस कॉन्फ्लिक्ट। और भाई यही लीडर ही एक ऐसा इंसान है, लीडरशिप से क्या करता है वो बेटा कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बेटा रिजॉल्व करने का दम रखता है। एंड ट्रेन सबॉर्डिनेट। और भाई ट्रेनिंग भी तुम उसी इंसान से लोगे जिससे तुम इंस्पायर होते हो, जिससे तुम सोचते हो कि भाई ये मुझे क्या सिखाएगा, यानी तुम उससे इन्फ्लुएंस ही नहीं हो, तुम सीखते भी उसी इंसान से जिससे तुम इन्फ्लुएंस हो चुके हो, यानी वो आपका लीडर है। आ रही है बात समझ में? तो फिर बात करें बेटा स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बेटा यहाँ पे एक्ट्रोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव होती है, यानी यहाँ पर एक इंसान अपनी चलाता है और सब उसका पालन करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है बेटा? जहां पर सबका, जितने भी इंप्लॉइज हैं उन सबसे पूछा जाता है, उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है अपने साथ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। एंड लास्ट बेटा लेजेस फेयर या फिर फ्री रेंज जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जो मेन बंदा होता है, जो लीडर होता है, वो सारी पावर देता है, तुम ही देख लो सब कुछ, यानी वो सब कुछ छोड़ चुका होता है। ओके, तो ये हो गया बेटा डन। अब क्या बचा बेटा? अब आता है बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्रिएटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। भाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अरे कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक, अब अगर हम देखते हैं भाई तो टाइप्स क्या है बेटा? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा वर्टिकल होता है, ठीक है, जहां पर सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और वाइस वर्सा, यानी सुपीरियर ऑर्डर देगा और सबऑर्डिनेट ऑर्डर का पालन करेगा तो रिपोर्टिंग करेगा। तो बेटा ये क्या होता है? ये एक वर्टिकल, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक वर्टिकल कम्युनिकेशन है। फिर बेटा हॉरिजॉन्टल आता है, अक्रॉस डिपार्टमेंट, यानी मैं एक डिपार्टमेंट में 5th रैंक पे हूं तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट के 5th रैंक के इंसान से कम्युनिकेट कर सकता हूं। ये हॉरिजॉन्टल है। क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल है। ओके बेटा, इनफॉर्मल के बारे में अगर बात करते हैं, विदाउट फॉलोइंग फॉर्मल लाइन, यानी जो स्केलर चेन होती है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उसको तोड़ करके बिना किसी चक्कर के आराम से बातचीत किसी से भी कर रहे हैं बेटा, तो ये इनफॉर्मल है। ओके, फिर बात करते हैं बेटा क्या है यहाँ पे? मेजर टू ओवरकम बैरियर। चलो बैरियर हम देख लेंगे। पहले देखते हैं बेटा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट बेटा, पहले सेंडर आता है यानी भेजने वाला, जो मैसेज या थॉट्स भेजेगा, फिर वो मैसेज क्या भेज रहा है, वो मैसेज, फिर मैसेज को इनकोड करते हैं यानी कोडिफाई कर देते हैं कि एक मैसेज है नॉर्मल सा मैसेज, उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर भाई किस मीडिया का यूज कर रहा है, मीडिया आ जाता है, फिर उसको डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद रिसीवर के पास उसके भेजे में घुस जाती है बात, और वो उसका फीडबैक देता है। और नॉइस को भी इंक्लूड किया गया है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है कम्युनिकेशन में, यानी अपवाद है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा जी, ओके जी। अब बेटा बात करते हैं किसके? बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बैरियर क्या है, क्या अड़चने हैं, रुकावट है बेटा कम्युनिकेशन करते वक्त? ठीक है, तो पहले आता है बेटा सिमेंटिक पढ़ लेते हैं, यानी लैंग्वेज बेस्ड जो बैरियर होते हैं, सिमेंटिक जिसको हम बोलते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग, कि भाई हम बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, मैं तो बहुत डरा हुआ हूं, ऐसा कौन डरता भाई, डरते लोग ऐसे। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है और आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो वहां पे बेटा समझ में नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है। फिर टेक्निकल जागरण, बेटा यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, इनकी एक अपनी ही लैंग्वेज होती है, कानून की एक अपनी भाषा होती है, मेडिकल फील्ड में अपनी भाषा होती है, वो टेक्निकल भाषा हमें समझ में नहीं आती, तो बेटा ये भी एक बैरियर है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही। ओके, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कभी कभी मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हो वो आप कुछ और ही सोच के कोई और एजम्पशन लेकर के उस बात को समझ रहे हो। ठीक है, ओके, फॉल्टी ट्रांसलेशन, मैं कुछ बोल रहा हूं मेरी भाषा में, ठीक है, मैं पंजाबी बोल रहा हूं, आप गढ़वाली सुन रहे हो, मतलब आप गढ़वाली हो, तो भाई मेरी भाषा में इस शब्द का मतलब कुछ और है, आपकी भाषा में कुछ और है, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन हो रहा है बेटा। ठीक है, यूज ऑफ सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, अब भाई मैंने कोई ऐसा सिंबल यूज करा और उसका आपके हिसाब से कुछ और भी मतलब हो सकता है, तो वहां पर बेटा ये भी हमारा सिमेंटिक बैरियर ही है। फिर बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कभी कभी हमारे पास सही शब्द नहीं होता अपने मैसेज को बताने के लिए, तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज भी बेटा सिमेंटिक बैरियर में आता है। फिर बात करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर होते हैं हमारे, तो यहाँ पे क्या बेटा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन डिले होती है, प्रोसेस डिले होती है। रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसकी वजह से रिजिड रूल्स एडवर्सली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, स्टेटस की वजह से कभी कभी हम बात नहीं कर पाते, कभी कभी हम भाई बहुत बड़े है ना नेता बन रहे हैं आपस में और हम दूसरों को छोटा समझते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या बेटा हम उनको समझते ही नहीं कि वो जो बात बोलेंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, या फिर अगर कोई कम स्टेटस वाला इंसान है वो एक हाई स्टेटस वाले इंसान से बात करने में डरेगा, तो ये स्टेटस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है जहां पे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है। फिर क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, इन दीज आर नॉट प्रोवाइड, ठीक है, पीपल फेल टू मेक द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, सजेशन बॉक्स नहीं है, होते हैं ना कई अलग अलग कंपनी के अंदर सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, मीटिंग्स नहीं होती है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं। फिर क्या आता है बेटा, फिर क्या साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल जो बैरियर होते हैं हमारे, ठीक है, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, पहले ही कुछ सोच लेना कि ये आया ये है ही गधा इंसान, ये जो भी बोलेगा बकवास ही करेगा, भले ही वो काम की बात करना है, तो तुमने पहले अपने माइंड में सेट कर लिया, तो तुम जो उसकी बात सुनोगे वो ढंग से सुनोगे नहीं, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन, मैं भाई तुम बात करो मैं मोबाइल चला रहा हूं तो मेरा ध्यान ही नहीं है तुम्हारी बात पे, ठीक। फिर पुअर रिटेंशन, तुम कुछ बोलते मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, तुम पूरी आधे घंटे से मुझसे बात कर रहे हो और जो तुमने पहले बोला मैं भूल गया, मैं रिटेन ही नहीं कर पाता, दिमाग में याद ही नहीं रख पाता चीजों को। और डिस्ट्रस्ट, ठीक है, विश्वास नहीं है, विश्वास ही नहीं है। आ रही है बात समझ में। फिर बेटा क्या पर्सनल बैरियर भी होते हैं बेटा, फियर, चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है, क्या कभी कभी हमें डर लगता है कि भाई कोई हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम उसको कुछ बोलते नहीं बोल सकते। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट, कभी कभी हमें अपने सबऑर्डिनेट है यानी हमारे जूनियर पे हमें विश्वास ही नहीं होता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कभी कभी मन ही नहीं है बात करना फिर भी करना पड़ रहा है, तो वो भी कम्युनिकेशन बैरियर ही है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर, कहां गए भाई कहां गए, हाँ, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कभी कभी हमारे भाई इंसेंटिव्स ठीक नहीं होते, ठीक है। फिर क्या आता है बेटा, कैसे हम बेटा ओवरकम कर सकते हैं इन बैरियर्स को, तो बेटा क्लैरिटी ऑफ आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन से पहले हम भाई आइडियाज को क्लियर कर ले कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेट एज पर नीड ऑफ रिसीवर, भाई जो रिसीवर है जो सुनने वाला है उसकी नीड के हिसाब से बात करें, भाई तुम कितना सुनने को तैयार हो उतना बात करें, ठीक है। कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेशन, भाई कंसल्ट कर लो पहले, कम्युनिकेशन हम क्या करने वाले, बी अवेयर ऑफ टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, कि भाई इस मैसेज के अंदर क्या कंटेंट है और किस टोन में क्या बात होती है, ठीक है, एक दूसरे टोन समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंश्योर फीडबैक, और बेटा अगर बैरियर की बात करें तो कभी जब भी आप कुछ बोलें तो सामने वाले से फीडबैक लें, जैसे आपको पढ़ाते वक्त हम पूछते हैं ना समझ में आ गया बेटा, तो हमने क्या कम्युनिकेशन किया, आपके सामने कुछ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन रखी और आपसे फीडबैक मांग रहे हैं ताकि जो बैरियर है कम्युनिकेशन का वो ठीक हो सके। फिर आता बेटा बी अ गुड लिसनर, और अच्छे लिसनर बन जाओ नालायक को, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई होप मजा आया, और अब आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों एक प्यारा सा छोटा टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोलिंग, मस्त चैप्टर है, चलो शुरू करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या बेटा, कंट्रोलिंग का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड एंड करेक्टिंग द डेविएशन, कि भाई हमने पहले क्या डिसाइड करा था, क्या स्टैंडर्ड्स थे, हमने क्या प्लान करा था कि ये हासिल करना है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, कोई डेविएशन आए तो उसको करेक्ट कर लेना, कोई डेविएशन मतलब कोई कमी आए कि भाई हमें इतना करना था लेकिन हमने इतना ही करा, तो ये जो कम रह गया इसको ठीक करना, यानी जो सोचा था कि क्या करना है और क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच के अंतर को खत्म कर देना ही कंट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा इसके इंपॉर्टेंस की, क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके ऑब्वियसली, ठीक है, जहां पे हमारी कमी रह रही है उनको ठीक कर ले। फिर बेटा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमने प्लानिंग के टाइम पे स्टैंडर्ड सेट करे थे कि इतना 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 काम होना चाहिए, इस लेवल पे काम होना चाहिए, उन स्टैंडर्ड को चेक करने के हमने उस टाइम पे जो सोचा था क्या सही सोचा था। एक नालायक लड़का है, उसके पिताजी सोचते हैं कि ये 100 में से 100 लाएगा, तो भाई उन्होंने स्टैंडर्ड ही गलत सेट करा ना, उसको बोले कि भाई तू 40 ला सकता है, तेरे को मैं टारगेट देता हूं 60 ला नंबर तू, तो फिर भी एक बार को कर सकता है। तो स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग के टाइम पे सही चेक मतलब सही बनाए थे या नहीं बनाए थे। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और बेटा जब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमें पता चलता है तो हमें समझ में आएगा भाई हमने कोई रिसोर्सेज गड़बड़ यूज तो नहीं करा, उसका हम सही यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग हमें बेटा सही रिसोर्स को यूटिलाइज करने में, एफिशिएंट यूज के लिए मदद करती है। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, बेटा कंट्रोलिंग से क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो बेटा देखो जहां गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं ऑर्डर में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में गड़बड़ हो रही होगी, तो उसको रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं, जो चीज जहां होती है वो उसको वहां रखवाया जाता है, सारी चीजें, ठीक है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और बेटा और क्या रीजन हो सकता है कि जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, ये बिल्कुल हो सकता है कि हमने कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी, तो कंट्रोलिंग के टाइम पे हम कोऑर्डिनेशन पे पूरा ध्यान देते हैं, ठीक है। मीनिंग डन हो गई, इंपॉर्टेंस डन हो गई, लिमिटेशन पे आ जाते हैं बेटा। लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, बेटा स्टैंडर्ड सेट करने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो प्लानिंग के टाइम पे हमने गड़बड़ करी होगी, ठीक है। ओके जी, ह्यूमन बिहेवियर, जॉब सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा, ठीक है। लिटिल या नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, एक लिमिटेशन और भी है कि कंट्रोलिंग में हम हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जिस पे हमारा काबू नहीं है, हमारा कंट्रोल है नहीं,
ओके फिर आता बेटा रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। कभी कभी जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो बेटा कुछ चीजें कर रहे होते हैं तो हमारे एम्प्लॉय ही विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी कंट्रोलिंग नहीं हो पाती। एंड लास्ट में भाई ये कंट्रोलिंग जो होती है कॉस्टली प्रोसेस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, बार बार हम प्लानिंग को लेकर आ रहे हैं बीच बीच में, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का बेटा कोई ना कोई नाता तो है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट मेक्स कंट्रोलिंग इजियर। अगर हम फैक्ट के बेसिस पे सही इंफॉर्मेशन निकाल करके प्लानिंग करेंगे तो हमारी कंट्रोलिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि जो पहले सोचा था अगर वो सही होगा तो कंट्रोल करना आसान है, अगर जो पहले सोचा था वो गलत है तो फिर तो आगे वाट लगेगी कंट्रोल करने में बेटा, ठीक है। कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग, कंट्रोलिंग से क्या होता है बेटा कि अब हमें पता चल गया हमने क्या क्या गलत करा, तो फ्यूचर प्लानिंग हमारी अच्छी होगी। ओके बेटा आगे बढ़ते बेटा, और लास्ट टॉपिक जो है यहाँ आज की क्लास मतलब इस चैप्टर का वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले तो बेटा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हमें बेटा सही स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं परफॉर्मेंस के लिए। फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करनी होती है कि एक्चुअल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड क्या सेट किए थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और इन दोनों के बीच में ठीक कंपैरिजन करते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं है। तो जब डेविएशन आती है तो उस डेविएशन को एनालाइज करते हैं कि भाई हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था हमारी परफॉर्मेंस एक्चुअल में ये है। कंपैरिजन करने में पता चला कि भाई हमारे जो सेल्स, इसमें एग्जांपल है कंपेयर विद द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेल्समैन इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड, कि भाई एक सेल्समैन को एक दिन में 100 यूनिट बेच लेनी चाहिए थी लेकिन वो 80 बेच पाया, तो 20 का डेविएशन आया। अब जो 20 का डेविएशन आया उसको एनालाइज किया क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो एनालिसिस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं इस पूरे चैप्टर में प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग प्रोसेस में ये 2 बातें यानी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, कंट्रोल सिस्टम शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, KRAs। भाई की रिजल्ट एरिया मतलब ऐसे एरियाज पे आपको ध्यान देना, वहीं पे कंट्रोल करो जहां से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। फालतू की चीज में जहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, मैनेजर शुड गिव अटेंशन टू सिग्निफिकेंट डेविएशन, कि भाई कोई अगर कमी आ गई तो हर जगह पे नहीं। क्या एक फादर अपने बेटे को डांट रहा है, तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तू खेलने में भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तू इसमें भी अच्छा नहीं उसमें, भाई एक चीज पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो ना, ठीक है। वो खाना खाते वक्त क्या कहते हैं, वो कभी कभी गिरा देता है बेटा खाना, कपड़े गंदे कर लेता है, तो चल एक बार को वो चल जाएगा, तेरा करियर है भाई, तो तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो एक फादर को क्या करना चाहिए, उसके मेन जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट डेविएशन उस पर ध्यान देना चाहिए। आ रही बात समझ में। और जब बेटा ये एनालिसिस हो जाता है डेविएशन का, तो लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी इस गलती को, इस कमी को ठीक करने के लिए क्या एक्शन लिया जाए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ठीक है। तो दिस इज द आपका कंट्रोलिंग चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, तो ऑल द बेस्ट।